नमस्कार दोस्तों। कहते हैं हर किसी व्यक्ति का समय होता है और समय जब उसका बीत जाता है तो उसमें थोड़ी सी उसके लिए दिक्कतें मुश्किलें पैदा होने लगती हैं। जब कांग्रेस की सरकार भारतवर्ष में लगातार 10 साल तक रही तो कांग्रेस के प्रति एक ऐसा असंतोष उत्पन्न हुआ। अन्ना आंदोलन के चलते उसके लिए विपरीत स्थितियाँ हुई और अंततोगत्वा कांग्रेस की विदाई न केवल दिल्ली राजधानी में उसकी सरकार से हुई बल्कि दिल्ली में केंद्र की सरकार भी उसकी चली गई और कांग्रेस अपने सबसे बुरे हालात पे पहुंच गई, जहां पर उसको सबसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। उसकी सीटें 50 से घट कर के नीचे आ गई। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी उस चुनाव में नहीं मिला। ये स्थिति कांग्रेस के लिए आई हुई थी, आपको याद होगा। आज के समय में कांग्रेस अपने आप को दक्षिण में मजबूत बना चुकी है, उत्तर में असंतोष व्यक्त करा के और तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए, है ना, असंतोष को व्यक्त करा के युवाओं के बीच में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। ये जो आंदोलन अभिजीत दीपके के द्वारा दिल्ली में चलाया गया, जिसे कांग्रेस जनता पार्टी के माध्यम से, है ना, आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया, ये कोई किसी का आंदोलन थोड़ी नहीं है। ये कांग्रेस के द्वारा ही प्रायोजित, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित एक जनता के बीच में जागरूकता का अभियान भरता, जिसे उन्होंने जागरूकता का अभियान नाम दिया है। कहीं न कहीं धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, उनको घेरने के लिए ये अभियान था, पूरा अभियान। जनता के बीच में ये मैसेज दिया जा रहा है कि सारा कारस्तान धर्मेंद्र प्रधान की। अब सबसे बड़ी चीज़ ये कि धर्मेंद्र प्रधान को प्रधानमंत्री हटा क्यों नहीं रहे हैं। जाहिर सी बात है भाई, देखिए उनका व्यक्तिगत मसला है। धर्मेंद्र प्रधान के अंदर कुछ न कुछ योग्यता तो होगी जिसके कारण से उनको हटाया नहीं जा रहा है। कोई मजबूरी थोड़ी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर प्रधानमंत्री किसी मंत्री का चयन करते हैं तो सोचे समझे रणनीति के अंतर्गत करते हैं, इसीलिए ये उनका स्वयं का विवेकाधिकार है। इस पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकता, वह किसी को भी मंत्री बना सकते हैं। दूसरी बात ये कि दक्षिण के किले को कांग्रेस ने पूरी तरीके से मजबूत बना लिया है। कांग्रेस ने तमिलनाडु में टीवीके के साथ गठबंधन किया। टीवीके कांग्रेस की बी टीम है। सोचिए, अपने हिस्से की राज्यसभा की सीट दे दी टीवीके में, है ना। तो ये असंतोष का माहौल, अब देखिए तमिलनाडु सेफ कर लिया, पुडुचेरी भी इसके साथ सेफ हो गया। इसके अलावा आप आ जाइए, मैंने 39 सीटें आपकी कुल मिलाकर तमिलनाडु में आती हैं। एक पुडुचेरी जोड़ रहे तो 40 सीटें हो गई। इसके अलावा कर्नाटक में जो कि बीजेपी के लिए अनुकूल माहौल बनता हुआ दिख रहा था, और डीके शिवकुमार को, जो कि संघी विचारधारा से आने वाले हैं और हिंदुओं के बीच में उनकी छवि बहुत अच्छी है, एंड टाइम पे मुख्यमंत्री बना देना और सिद्धारमैया को हटा देना, ये कहीं न कहीं, है ना, भले ही थोड़ा बहुत असंतोष आज दिख रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस ने वहाँ भी अपने आप को मजबूत बना लिया। कर्नाटका में आपको मालूम है कि लोकसभा की कुल 28-29 सीटें हैं, और जाहिर सी बात है कि वहाँ भी कांग्रेस ने अपने आप को मजबूत बनाया है। पिछली बार भी कांग्रेस ने वहाँ से भी अच्छी खासी सीटें जीती थी। इस बार इसकी सीटें बढ़ सकती हैं, है ना। बीजेपी 10 से 12 सीट पर 20 सिमट सकती है, ऐसा आकलन बताया जा रहा है कर्नाटका। रही बात ये कि उसके साथ जेडीएस है और वोकालिंगा और लिंगायत दोनों ही वोटरों पर अच्छी खासी पकड़ है, इसलिए, और वहाँ का रुझान ये भी रहता है, वहाँ का रुझान लगातार नहीं है तो बीजेपी का समर्थन ही करता हुआ आया है, लेकिन इस बार थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि कांग्रेस वहाँ पे एक ही पार्टी दोबारा रिपीट नहीं होती, ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट हमेशा रहा है, लेकिन उनकी इतिहास बदलते देर नहीं लगती। इसके अलावा कांग्रेस दक्षिण भारत में अपने आप को मजबूत बना ही चुकी है, और कहीं न कहीं देखा जाए तो कर्नाटक के अलावा बीजेपी का कोई वहाँ पर दक्षिण भारत में किला नहीं था। एक अन्नामलाई थे, अन्नामलाई भी बीजेपी को छोड़ के जा चुके हैं। तो कहा नहीं जा सकता कि जैसे आपके पास सब कुछ हो, आप सब सारी चीज़ें मुफीद हो,
सारी परिस्थितियाँ आपकी अनुकूल हों, लेकिन हो क्या, उल्टा पुल्टा हो जाए, गड़बड़ हो जाए। तो यही इस समय बीजेपी कर रही है, समझ से परे है कि ऐसा वो क्यों कर रही है। दक्षिण भारत में अपने आप को मजबूत बनाने की ज़रूरत थी, अन्नामलाई जैसे नेता को गंवा दिया है। रही बात ये, देखिए अन्नामलाई ने एक नई पार्टी घोषित कर दी है, आंदोलन का रूप भले दिया है, लेकिन इसी को पार्टी का भी नाम देने वाले हैं। उनके साथ कई बीजेपी समर्थक भी चले गए, लेकिन उनको लगता है कि भविष्य अन्नामलाई के साथ सुरक्षित है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु उनके लिए एक ऐसा मौका था जिसको ये भुना सकते थे, लेकिन उन्होंने गंवा दिया है। कहीं न कहीं बीजेपी को पश्चिम बंगाल को लेकर के इत्मीनान हो गया है। तो अभी भी जो सर्वे हो रहे हैं उनमें यही कहा जा रहा है कि पीएम के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी लगातार वो 62% लोगों की पसंद बने हुए हैं। और रही बात, देखिए चूँकि 10 तारीख को आपको मालूम है कि 10 तारीख को 12 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। कंटिन्यू रहने का रिकॉर्ड नेहरू का भी तोड़ देंगे मोदी। और ये पूरा मतलब सोची समझी रणनीति के अंतर्गत हो रहा है। जैसा बीजेपी ने सोचा था वैसा वो बीजेपी करके दिखा रही है। बीजेपी इस रिकॉर्ड को अपने नाम करना चाहती थी, इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने जा रही है। तो मित्रों, सबसे बड़ी चीज़ ये कि क्या 29 में बीजेपी चुनाव हारने जा रही है? तो इसका जवाब है, अब परिस्थितियाँ कई बार बनी कि ऐसा लगा हार जाएंगे, लेकिन अंततोगत्वा फिर बीजेपी जीती है। इसके पीछे कारण है बीजेपी का कोई मजबूत विकल्प विपक्ष दे पाने में पूरी तरीके से नाकामयाब हो रहा है। और जब आपके पास में विकल्प ही नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता कि आप जीत जाए। जब तक आपके पास नेता नीति और नियत ही नहीं है। आप जैसे राहुल गांधी को आगे कर रहे हो, राहुल गांधी को वैसी छवि नहीं है, राहुल गांधी की वैसी छवि नहीं है, न ही राहुल गांधी ने ज़मीनी स्तर पर वैसी मेहनत की है मोदी को टक्कर दे सके, है ना। कहीं न कहीं मोदी के द्वारा जो लास्ट में मास्टर स्ट्रोक होता है, जो खेल दिया जाता है, वो विपक्ष पर भारी पड़ जाता है ना। आपको बिहार वाला चुनाव आपने देखा होगा, तेजस्वी यादव ने ऐसा माहौल बनाया, ऐसा लग रहा था इस बार हंसते से उखड़ जाएंगे नीतीश कुमार, लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही देवेंद्र फडणवीस के लिए वहाँ पे उद्धव ठाकरे द्वारा नैरेटिव फैलाया जा रहा था, उसका क्या रिजल्ट निकल करके सामने आया आपने देखा ही। उगाटा की सबसे बुरी स्थिति इसी चुनाव में। ममता बनर्जी के द्वारा भी ऐसे ही खेला हुए का, है ना, की बात फैलाई जा रही थी। बाद में ममता बनर्जी के साथ खेला हो गया और सबसे बड़ा खेला तो अब हो रहा है जो उनकी पार्टी में विभाजन कर गया। इंडिया ब्लॉक में जितने नेता हैं उतने सभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी को 2029 में भी हरा पाना संभव नहीं है। माना कि ये वैश्विक चुनौतियाँ हैं जिसके चलते इस वक्त नरेंद्र मोदी चुनौतियों से घिरे हुए हैं, लेकिन ये वैश्विक चुनौतियाँ हमेशा नहीं रहेंगी। फिर से पेट्रोल डीजल इत्यादि सस्ते हो जाएंगे, और कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जो और देशों में मंदी का दौर है, वो मंदी का दौर यहाँ पे समाप्त होगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर वही जनता के बीच फिर वही छवि बनी, तो थोड़ी बहुत डेंट लगी हुई है, जाहिर सी बात है वो बढ़ेगी नहीं। और से रही बात ये कि सबसे पूछा गया कि क्या पीएम मोदी को हटाना चाहते, तो नहीं का ही उत्तर आया। 62% लोगों ने कहा नहीं, पीएम के तौर पे वही सही है। सीएम के तौर पे उत्तर प्रदेश में तलाश की गई तो निकल करके यही सामने आ रहा है, योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प नहीं। योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था से उन्होंने दिल जीत लिया। छोटी छोटी योजनाओं को सही गति सही रूप दे करके उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। जाहिर सी बात है कि उनको कोई शिकायत नहीं है, न पीएम से न सीएम से। सरकार बदलने के भी कोई चांस नहीं है। आगे आने वाली स्थितियाँ और न बिगड़े तो सारा कुछ इसी में डिपेंड होगा। तो 2029 में क्या चुनाव जीत पाएगी बीजेपी? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल जीत पाएगी। कांग्रेस अभी दूर दूर तक नहीं, उसके पास भी नहीं है, दूर दूर ही है, और जीत के आने की संभावना कांग्रेस की भी उतनी ज़्यादा नहीं प्रबल है। कुछ एक राज्यों में झटका दे सकती है, लेकिन कुछ एक राज्यों में बढ़ी हुई सीटें गंवा भी सकती है कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस को अभी और ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि इंडिया ब्लॉक के जितने नेता उतनी सोच वाले सिद्धांतहीन गठबंधन को लेकर के कांग्रेस अपने साथ चल रही है, जिसका नुकसान उसको उठाना पड़ सकता है उत्तर भारत में।
रही बात ये कि हिंदुओं के प्रति उल्टा पुल्टा बोलना, दिखावा करना, ये सारी चीज़ें कांग्रेस को बैकफायर करती हुई दिखाई देती है हमेशा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।